कक्षा 10 के विज्ञान में भौतिक विज्ञान का अध्ययन हम लोग करेंगे आज। और इसमें जो पहला पाठ हमारा है वह है प्रकाश। इंग्लिश भाषा में या अंग्रेजी भाषा में इसे लाइट कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। यदि हम किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिए जाए जहाँ पर प्रकाश की कोई भी किरण ना आ पा रही हो तो हमें और आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कुछ वहाँ पर है अथवा नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु का ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु को हम देख नहीं सकते। अब यह प्रकाश आता कहाँ से है? सामान्य सी बात है कि जो प्राकृतिक रूप से प्रकाश है वह सूर्य से पृथ्वी पर आता है और हमारे पास तक पहुंचता है। अब यहाँ पर प्रकाश के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन देखा जाए तो सूर्य से केवल प्रकाश का ही विकिरण नहीं आता। हम विकिरण शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूर्य से जो भी ऊर्जा पृथ्वी तक आती है वह बिना किसी माध्यम के आती है, और बिना किसी माध्यम के आने वाली ऊर्जा का स्थानांतरण जब होता है तो वह तरीका विकिरण कहलाता है। अब सूर्य से जो आने वाला विकिरण है वो कई प्रकार के हैं। पहला है आपका गामा विकिरण, उसके बाद आपका आता है एक्स किरणों का विकिरण, जिसे हम एक्स किरणें भी कहते हैं। अब एक्स किरणों से हम लोग परिचित हैं, गामा किरणों से तो परिचित कम होंगे, पर एक्स किरणों से हम परिचित हैं। गामा किरणें न्यूट्रॉन की एक तरह से समझिए कि बौछार होती हैं। इन्हें हम कॉस्मिक रेज के नाम से भी जानते हैं ना, अंतरिक्षीय किरणें। इसके बाद इसमें आती हैं अन्य किरणें, जैसे परावैगनी किरणें। परावैगनी किरणें, इसके अतिरिक्त परावैगनी के बाद आती हैं अवरक्त किरणें। यहाँ इसे इन किरणों के स्थान पर हम विकिरण शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं। और प्रकाश के बाद भी सूक्ष्म किरणें, फिर रेडियो तरंगे वगैरह आती हैं। जैसे कि हमने कहा गामा विकिरण से आप परिचित नहीं होंगे। गामा विकिरण अभी कक्षा 10 के लिए बहुत नया है। गामा विकिरण एक तरह से अंतरिक्षीय किरणें मानी जाती हैं, कॉस्मिक रेज मानी जाती हैं। एक्स किरणों को हम कुछ मात्राएं परिचित हैं। जब हमें कभी चोट या किसी को चोट लग जाती है तो हम एक्सरे कराते हैं, ये वही एक्सरे है। इसकी खोज रॉन्जन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, WS रॉन्जन। परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणों से हम खूब परिचित हैं। परावैगनी किरणें वे किरणें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और जो हमारा O2 है वो एक और ऑक्सीजन के साथ परावैगनी किरणों की उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में O3, जिसके हम कहते हैं ओजोन, बनाती है। और यही परावैगनी किरणें ओजोन के अणु को तोड़ करके पुनः O2 और O में वितरित कर देती है। यह प्रक्रिया ऊपर चलती रहती है, जिसमें परावैगनी किरणें पूर्णतः अवशोषित हो जाती हैं, और इनके अवशोषण से यह धरती पर नहीं आ पाती, क्योंकि ये बड़ी ही खतरनाक किरणें होती हैं। अगर ओजोन परत ना हो तो हमको और आपको अत्यधिक नुकसान पहुंचे। परावैगनी किरणों का असर मानव शरीर पर इस प्रकार होता है कि मानव शरीर पर स्किन कैंसर रहता है। इसके बाद आपका अवरक्त विकिरण है। अवरक्त विकिरण को हम एक तरह से ऊष्मीय विकिरण भी कह सकते हैं, ऊष्मा इसी के कारण होती है। फिर आपका प्रकाश आता है। यही वह विकिरण है जिसके कारण चीज़ें हमें और आपको दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम
देख पाते हैं, हमारी आँखें जिसे चित्र के रूप में हमारी आँख के रेटिना पर बनाती हैं और मस्तिष्क तक भेजती हैं और मस्तिष्क उन्हें एनालाइज करके समझ पाता है। इसके बाद सूक्ष्म विकिरण है, इनको हम माइक्रो रेज भी कहते हैं। माइक्रो रेज अगर आपने सुना हो, माइक्रोवेव ओवन होता है, ओवन में हम चीज़ें रख करके भोजन वगैरह बनाते हैं, तो माइक्रोवेव वाली वही किरणें हैं। ये किरणें ही बड़ी घातक हैं, वैसे तो घातक सभी हैं प्रकाश को छोड़कर, पर प्रकाश भी एक मात्रा से अधिक हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता ही है। पर सूक्ष्म विकिरण भी बड़ा ही घातक है। अगर ये पृथ्वी पर आने लगे तो यह पृथ्वी के संपूर्ण जल जितना भी है उसको गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करना शुरू कर देगा और सभी जो जलीय जीव हैं पहले वो मरेंगे। उसके अतिरिक्त हम पर आप पर भी, हमको आपको एक तरह से पका सकता है। सूक्ष्म किरणें बड़ी इस तरह से होती हैं। अब इस प्रकार से हमको जो पढ़ना है वो है हमारा यह प्रकाश, हमको बाकी चीज़ों से कम मतलब है। यह प्रकाश क्या है, अब इन सब की कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य और कुछ ना कुछ आवृत्तियाँ होती हैं, वह सब कक्षा 12 में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए अगर हम ध्यान दें तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य जो है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यहाँ पर हमको दो शब्द सुनने को मिले हैं, एक तो है तरंगदैर्घ्य और एक है एंगस्ट्रॉम, इसमें हमने ए के ऊपर एक छोटा सा शून्य लगाया है। यह दोनों शब्द आखिर हैं क्या? तो पहले मान लेते हैं, जानना चाहेंगे कि तरंगदैर्घ्य क्या है। आप लोगों ने कक्षा 9 में तरंग तो पढ़ा ही होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेवलेंथ। कोई जो तरंग होती है, तरंग का मतलब होता है डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना, विक्षोभ का आगे बढ़ना ही क्या है, तरंग है। अब तरंग समझने के लिए आप समझिए कि आपने पानी में एक पत्थर फेंका तो पानी में जो लहरें उठी वो भी एक प्रकार की तरंग है। मैं जो बोल रहा हूँ और जो आप सुन रहे हैं यह भी एक प्रकार की तरंग है जो मैंने अपने मुंह द्वारा उत्पन्न की है और जिसको आप के कान तक पहुँचने पर आप सुन रहे हैं। तो ये तरंगे जो होती हैं, इन तरंगों का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार का। ये इस प्रकार से हमारी तरंगे होती हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा, अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है तो ये y की धनात्मक दिशा है और ये y डैश ही ऋणात्मक दिशा है। इसमें अब ध्यान दें तो इस ऊंचे ऊंचे भाग को, ये तरंग है, तरंग का ये एक ग्राफ है। इसमें हम तरंग के विक्षोभ को महसूस कर सकते हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार की रस्सी है जो दीवार से बंधी हुई है और इस रस्सी को हमने यहाँ से पकड़ के ऐसे झटका है। तो ऐसे झटकने से जो तरंगे ऐसे बढ़ती हुई आगे बढ़ेंगी वही तरंगे एक तरह से मान लीजिए हैं, ये उस तरह से हैं। इसमें आपने देखा होगा, ये आपको दिख रहा है कि ये ऊपर वाले जो उठे हुए भाग हैं इन्हें हम बोलते हैं श्रृंग, इन्हें कहते हैं श्रृंग। और ये जो नीचे धंसे वाले भाग हैं इन्हें हम कहते हैं गर्त। तो दो श्रृंगों, इस श्रृंग और इस श्रृंग के बीच की जो दूरी है उसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य। अर्थात दो उठे हुए तरंग के शीर्षों के बीच की दूरी या दो गिरे हुए तरंगों के शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। आज का ये वीडियो मैं पूरी तरह से हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चों का ये कहना है कि हमको पूरी तरह से हिंदी चाहिए। तो ये तरंगदैर्घ्य है। तो तरंगदैर्घ्य आपको समझ में आ गया होगा।
ये तरंग दैर्घ्य आपको समझ में आ गया। अब ये तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश की होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब यहाँ एक शब्द आता है एंगस्ट्रॉम क्या है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का प्रतीक चिन्ह ए के ऊपर से 0 लगाते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है विशेष करके एक ऐसी मापक इकाई है जो विशेष करके तरंग दैर्घ्य के मापन में ही इस्तेमाल होती है या उपयोग में लाई जाती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, या इसे हम कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये चिन्ह एंगस्ट्रॉम का है, ध्यान रखिए। ए के ऊपर छोटा सा 0 एंगस्ट्रॉम को दर्शाता है। तो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम कहिए या 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर कहिए, दोनों एक ही बातें हैं। अब इस तरह से आपने समझ लिया कि प्रकाश क्या है, सूर्य से आने वाले विकिरणों में कौन कौन से विकिरण हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य होती क्या है, तरंग क्या होती है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है। इसका एक मोटा मोटा आपको स्वरूप प्राप्त हो गया है। अब हम लोग प्रकाश की परिभाषा की ओर चलते हैं। प्रकाश है क्या आखिर। अब आपने पता है किया कि सूर्य से आने वाला विकिरण है। अगर हम कहें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश सूर्य से आने वाला एक विकिरण है। अब सूर्य से जो विकिरण आता है वह होता कैसा है। सूर्य से जो विकिरण आता है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। इसमें विद्युतीय गुण भी होते हैं और चुंबकीय गुण भी होते हैं। अब कोई पूछ ले कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है और कैसे उत्पन्न होता है, तो आप कह सकते हैं, यहाँ हम विद्युत चुंबकीय विकिरण को ध्यान रहे, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे बड़ी आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं। ऐसी डिवाइस आप सबके मोबाइल फ़ोन में लगी होती है। और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के आधार पर ही जो चलती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण अत्यधिक आवेशित कणों के अत्यधिक आवृत्ति से दोलन करने से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग किसी आवेश के अत्यधिक मात्रा में आवृत्ति इसकी हो, उससे दोलन करने पर ही उत्पन्न होती है, उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश, अब जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण है और सूर्य से हमको ऊर्जा के रूप में ही विकिरण मिलता है, ये सभी विकिरण ऊर्जा है एक प्रकार का। तो प्रकाश क्या है। प्रकाश है, यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो नेत्रों पर पड़कर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अब ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर पड़ती है, जो हमारी आंखों पर पड़ती है, हमारे जितने भी जीव हैं, तो नेत्र पर पड़ करके एक दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे दृश्य संवेदना को हम कह सकते हैं देखने की क्षमता उत्पन्न करती है, और जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। अब देखिए, अब
अब प्रकाश हमने पढ़ लिया, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की बात करते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला गुण है कि यह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब यदि देखा जाए कि प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता है तो फिर अगर सूर्य का प्रकाश, मान लेते हैं कि ये एक कोई घर है और इस घर में एक दरवाज़ा है और ऐसे एक खिड़की लगी हुई है और सूर्यदेव यहाँ पर कहीं चमक रहे हैं आसमान में। यहाँ से प्रकाश किरणें तो छत पे ही पड़ेंगी, हर जगह पड़ेंगी, लेकिन कोई भी प्रकाश किरण घर के अंदर जा नहीं पाएगी। जाएगी तो खिड़की तक जाएगी, लेकिन उसके बाद भी खिड़की या दरवाज़ा अगर खुला है तो घर के अंदर प्रकाश होता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आपको जब हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये प्रश्न एक सोचने वाला विषय है कि यदि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो आखिर घर के अंदर कैसे पहुंच जाता है। आप लोग इसके बारे में सोचिए और यदि आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा गुण इसका है कि प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 गुणे 10⁸ मीटर, या इसी को हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 1 सेकेंड में चलता है। जो प्रकाश की चाल है वह 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अर्थात प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अभी तक ज्ञात चाल के मानकों के रूप में देखा जाए तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक है, इसीलिए इसे काल की गति भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरे गुण के बारे में यदि हम बात करें तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वह होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, जो कि अभी मैंने पहले बताया था आपको, से 7500 एंगस्ट्रॉम। कुछ लोग या कुछ किताबों में यह 3800 एंगस्ट्रॉम 3800 एंगस्ट्रॉम से लगभग यही 7000 एंगस्ट्रॉम या 7200 एंगस्ट्रॉम के आसपास भी लिखा होता है। तो वो पर ज़्यादातर 4000 से 7500 मिलती है। कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता है, इसमें कुछ औरत का भाग भी होता है इधर और उस तरफ कुछ सूक्ष्म का भी भाग होता है। अगला गुण की, अगर हम अगले गुण की बात करें तो प्रकाश में
परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा, या तथा क्या लगाएं, बहुत सारे गुण होते हैं, ध्रुवण, आदि गुण होते हैं। इसमें हम कक्षा 10 में परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों को हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। यदि अगले गुण की बात करें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है प्रकाश? वैसे इसको पहले बताना चाहिए था। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब इसके बाद ये हमारे प्रकाश के गुण हो गए। अब हम पहली हेडिंग इसमें पढ़ेंगे, पहले गुण को पढ़ेंगे जिसका नाम है परावर्तन। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे अंग्रेजी में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने दर्पण तो देखा ही होगा, जिसको सामान्य भाषा में आप शीशा कहते हैं घर में। दर्पण एक ऐसा कह सकते हैं कि कांच का बना हुआ एक यंत्र होता है जिसमें आप अपनी सूरत को देखते हैं और अपने आप को तैयार होने के बाद चेक करते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तब अब देखिए, तो वैसा ही एक दर्पण हम लेते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, उस तरह का। यह एक समतल दर्पण है जो आपके घरों में या हमारे आपके घरों में उपयोग में लाया जाता है। तो समतल दर्पण की यदि हम बात करें तो मान लेते हैं कि यह एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण को भौतिक विज्ञान में दर्शाने की विधि इस प्रकार से है। एक लाइन खींच करके उसमें हम पीछे की तरफ ऐसे लाइनें खींच देते हैं जो दर्शाता है कि पीछे की तरफ कलई की हुई है, कोटिंग की हुई है। अगर आपने कभी दर्पण को ध्यान से देखा हो तो आपने महसूस किया होगा कि दर्पण एक कांच का बना हुआ होता है और दर्पण उस कांच के एक तरफ वाले भाग में, समतल है, समतल कांच से टुकड़ा है, उसके एक तरफ अगर हम कोटिंग कर दें, परावर्तक कोटिंग हमारी जो होती है वो जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट की होती है, और एक तरफ कोटिंग कर दें तो उसका दूसरी तरफ का सिरा प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। तो ये उसी प्रकार का एक समतल दर्पण है। यह हमारा समतल दर्पण है, इसे हम प्लेन मिरर कहते हैं इंग्लिश में। यदि हम एक प्रकाश की दर्पण पर एक सीधी टॉर्च मारें 90 अंश पर, तो प्रकाश सीधे जाकर वापस लौट आएगा। इस आदर्श स्थिति को हम अभिलंब कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम नॉर्मल भी कहते हैं। अब प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि इस बिंदु पर ऐसे पड़ रही है, ऐसे आ रही है। यह प्रकाश की किरण ऐसे आई, आने के बाद यहां से टकरा के, जैसे कि हमको आपको पता है, ऐसे टकरा करके ये वापस ऐसे निकल जाएगी। तो जो किरण आ रही है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
और जो टकरा कर वापस जा रही है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अविलंब, अब देखो ये हमारा अविलंब, अविलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे हम आई से व्यक्त करते हैं और इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और अविलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उस कोण को हम आर से दिखाते हैं और इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से यह आपका चित्र तैयार है। इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यह एक समतल दर्पण है जिस पर एक आपतित किरण इस प्रकार से आई और टकरा करके यूं निकल गई। इसमें एक अभिलंब है, यह आपतन कोण, परावर्तन कोण, आती हुई किरण को आपतित किरण और टकरा कर वापस जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब परावर्तन की परिभाषा क्या बनेगी? बड़ी आसान सी परिभाषा है। जब किसी दर्पण पर, या हमारे पास यहाँ समतल दर्पण है, इस दर्पण समतल ना होकर के टेढ़ा मेढ़ा वक्राकार भी हो सकता है, तो लेकिन परावर्तन तब भी होगा। दर्पण ना हो तो दर्पण के स्थान पर कोई भी चिकना और चमकीला पदार्थ हो सकता है। तो जब किसी, ये कह सकते हैं किसी दर्पण पर या किसी चिकने चमकीले पदार्थ पर प्रकाश किरण आकर पड़ती है और पढ़कर पुनः लौट जाती है या जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या किसी दर्पण पर पड़कर उससे टकराकर वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगर आपको इस परावर्तन परिभाषा को नोट करना हो तो अब बार बार क्या लिखें इतना, आप इसको रिवाइंड करके इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को बैक में ले जा करके इसको नोट कर सकते हैं। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, वो कौन से हैं? जो पहला नियम है वह यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब समझिए कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पेन है, ये अभिलंब है, मान लेते हैं पेन के रूप में से खड़ी है। एक आपतित किरण ऐसे आई और परावर्तित होकर इस प्रकार लौट गई। इस पूरी घटना में यह प्रकाश किरण टकराने के बाद इधर या अंदर की ओर, इसी बिंदु से अंदर की ओर या इधर इधर ऐसे किसी ओर नहीं मुड़ सकती। या जाएगी तो इसी दिशा में जाएगी और इसी तरह जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसको रखें तो देखिए ये बोर्ड एक तल है और इस तल पर ही ये दोनों किरणें आ जा रही हैं और ये अभिलंब भी आ रहा है। अर्थात प्रकाश किरण यदि ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी, इधर या इधर नहीं जाएगी। दूसरा हमारा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। I बराबर कोण R। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो हमारा आज का पहला टॉपिक प्रकाश का, ये इतना हमने पढ़ा और आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपको ना आ रहा हो, इसमें कोई डाउट हो आपको, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।